हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 कवर करूंगा। इस बुकलेट को मैं ब्रॉडली 4 पार्ट्स में कवर करूंगा, जिसमें से पहले पार्ट में यानी कि इस वीडियो में मैं पहले 20 पेजेस कवर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। और मैं इस पीटी का वो कंटेंट जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि आप छोड़ के भी चले जाओ तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, उस कंटेंट को मैं कवर नहीं करूँगा। सो ओनली दैट कंटेंट फ्रॉम द पीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर वो कंटेंट जिसके एग्ज़ाम में आने के ठीक ठाक चांसेस है, वो कंटेंट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, ये इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1945। इसका जो प्राइमरी रोल है वो है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना, लेकिन इसका जो पूरा वर्क है वो टोटल 5 डोमेन्स में आता है। ये डोमेन्स हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लॉ। इन 5 डोमेन्स में यूएन काम करता है। अब यूएन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारी एजेंसीज हैं या फिर एंटिटीज़ हैं जो यूएन के फ्रेमवर्क के अंडर हैं। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और यूएन के अंडर एजेंसीज देखें तो ये आती हैं जैसे कि यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ एक्सेट्रा। यूएन में इन टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है और इंडिया यूएन का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी था। यूएन की फ्लैगशिप रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं और उन्हें कौन सी यूएन एजेंसीज पब्लिश करती हैं, एक बार ये देखते हैं। पहली है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये पब्लिश करता है यूएनईपी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनआईडीओ, State of World's Children published by UNICEF, World Cities Report published by UN Habitat, State of World Population published by UN Population Fund, World of Economic and Social Survey published by UN Department of Economic and Social Affairs, World Economic Situation and Prospects again published by UN Department of Economic and Social Affairs, World Investment Report published by UNCTAD and World of Work published by ILO। आपको बस ये याद रखना है कि ये सब रिपोर्ट्स यूएन पब्लिश करता है, ना ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ और डब्ल्यूईएफ और द वर्ल्ड बैंक। विद इन यूएन कौन सी एंटिटी इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, ये आपको रिपोर्ट के नाम से ही समझ आ जाएगा। जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इसको पब्लिश करेगी यूएन की वो एंटिटी जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है, जो कि है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा, यूएन की वो ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर वर्क कर रही है, जो कि है यूएनडीपी। ऐसे ही यूएनआईडीओ में आई और डी का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यही पब्लिश करेगी। चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पर यूनिसेफ काम करता है, तो इसलिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ ही लेकर आएगा। ऐसे ही बाकी रिपोर्ट्स भी अगर आप देखोगे तो यू कैन रिलेट दोज रिपोर्ट्स विद द यूएन एंटिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट यूएन ट्रीटीज़। ह्यूमन राइट्स के फील्ड में 2 ट्रीटीज़ हैं। पहली इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और दूसरी कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। रिफ्यूजीज से रिलेटेड एक तो कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज और इसकी एक प्रोटोकॉल विच इज़ द प्रोटोकॉल रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड रोमन स्टैट्यूट फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, रोमन स्टैट्यूट के थ्रू ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड फॉर्म हुआ था। दूसरी भी आईसीसी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है विच इज़ द एग्रीमेंट ऑन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ आईसीसी। और तीसरा है कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ यूएन एंड एसोसिएटेड पर्सनल। कमिंग टू टेररिज्म, इसमें आती हैं पहली यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दूसरी और तीसरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, जिसमें है प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स
और प्रोटोकॉल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड पर्सन्स। अंडर लॉ ऑफ द सीज आती है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लॉज। और अंडर डिसआर्मामेंट आती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब एक बार आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर देख लेते हैं। अंडर दिस आर्टिकल जो यूएन सेक्रेटरी जनरल होता है, जो कि यूएन का हेड होता है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आगे कोई मैटर या फिर इशू प्रेजेंट करता है ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस इशू पर डिबेट कर सके और उसे रिजॉल्व कर सके। ये ऐसा इशू होता है जो सेक्रेटरी जनरल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल ने इस आर्टिकल का यूज़ करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने गाज़ा में हो रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के इशू को प्रेजेंट किया। ये यूएन की हिस्ट्री में सिर्फ 5वीं बार था जब यूएन सेक्रेटरी जनरल को इस आर्टिकल 99 का यूज़ करना पड़ा। अब यूएन चार्टर क्या है? यूएन चार्टर है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जैसे कि इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का विजन एक्सेट्रा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सब होता है, ऐसे ही यूएन का स्ट्रक्चर से लेके यूएन की फंक्शनिंग सब कुछ यूएन चार्टर में मेंशन्ड है और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज्ड है। यूएन चार्टर साइन हुआ था 1945 में सैन फ्रांसिस्को में। और यूएन चार्टर में जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जैसे कि सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स या फिर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, ये सब क्लियरली मेंशन्ड है। और यही रूल्स कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंट्रीज आपस में कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने रिसेंटली यूनेस्को, जिसको यूएसए ने 5 साल पहले छोड़ दिया था, अब उसको वापस से रीजॉइन कर लिया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1945 में। इसमें टोटल 194 कंट्रीज हैं और इसका एक सेक्रेटेरिएट है जो हेड करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का एम है एजुकेशन, साइंस और कल्चर के डोमेन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना, जिससे पीस और सिक्योरिटी की कंडीशन इंप्रूव होगी। यूनेस्को की टोटल 4 रिपोर्ट्स हैं: ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट और यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स के नाम याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो पहली 3 रिपोर्ट्स के नाम में ही एजुकेशन, कल्चर और साइंस आते हैं, जो कि यूनेस्को के नाम में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, फॉस्टरिंग कल्चर, मोबिलाइजिंग साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस और बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज़ थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यूनेस्को 2 अवार्ड्स प्रेजेंट करता है। पहला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये अवार्ड कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए है। और दूसरा है यूनेस्को फेलिक्स हुफॉइट बॉयनी पीस प्राइज़। इसको आप फेलिक्स पीस प्राइज़ से भी याद कर सकते हो। ये अवार्ड पीस प्रमोशन के लिए है। ये दोनों अवार्ड्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को दिए जाते हैं। अब थोड़ी सी रैंडम इन्फॉर्मेशन यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को इज़ अ मेंबर ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। 3 यूनेस्को मेंबर्स ऐसे हैं जो यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। वो हैं कुक आइलैंड, पैलेस्टाइन और न्यूवे। और 2 यूएन मेंबर्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स नहीं हैं। ये हैं इज़राइल और लिechtenstein। ठीक है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनेस्को का मेंबर होने के लिए आपको यूएन का मेंबर होना ज़रूरी है, या फिर यूएन का मेंबर होने के लिए आपको यूनेस्को का मेंबर होना ज़रूरी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस देता है और उनको प्रिजर्व करने में भी रोल निभाता है। यूनेस्को के अंडर एक कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये कमेटी वो साइट सेलेक्ट करती है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस दिया जाएगा। ये कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेंटेन करती है जिनमें ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड होंगी। ये कमेटी एक और लिस्ट मेंटेन करती है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अपार्ट फ्रॉम इट, यूनेस्को एक इनिशिएटिव भी रन करता है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। और साथ ही साथ यूनेस्को ने लॉन्च किया है एक फ्रेमवर्क जो मीडिया की डेवलपमेंट को असेस करेगा थ्रू अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स। इस फ्रेमवर्क का नाम है मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में अंडर यूनेस्को, लेकिन यूनेस्को ने ये इस्टेब्लिश किया था विद टू मोर ऑर्गेनाइजेशंस। पहली है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU, और दूसरी है UNDP, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर्स है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं 26 कंट्रीज़, जिसमें इंडिया भी आता है, और इन मेंबर कंट्रीज़ को इस ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करते हैं इन कंट्रीज़ के ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन डेवलप करना इन द डोमेन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये बॉडी क्रिएट की गई थी बाय UN जनरल असेंबली इन 2006, और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, विच इज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में 47 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। इसमें मेंबरशिप लेने के लिए एक कंट्री को जनरल असेंबली में मिनिमम 97 वोट्स चाहिए, यानी कि 97 कंट्रीज़ इस कंट्री की मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे इन द UN जनरल असेंबली, तभी ये कंट्री जाके इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा। इस कंट्री की मेंबरशिप 3 साल के लिए होती है, यानी कि 3 साल की टर्म होती है, और मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव 3-year टर्म्स हो सकती है फॉर अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री लगातार 6 साल के लिए मेंबर बन सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पहला है सेक्रेटेरिएट और दूसरा है ब्यूरो। ब्यूरो में आता है प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 वाइस प्रेसिडेंट्स। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को इंक्वायर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकती है इंटरनेशनल कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस। बट बेस्ड ऑन दीज मिशंस, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है तो ये डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि कंट्रीज आर नॉट बाउंड टू फॉलो और इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए हैं बाय अडॉप्टिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज इन 2007। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UDHR अडॉप्ट की गई थी बाय UN जनरल असेंबली इन 1948। इस डिक्लेरेशन के थ्रू ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल डिक्लेयर किया गया था, यानी कि ह्यूमन राइट्स आर एप्लीकेबल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और नेशनैलिटी और लोकेशन। इस डिक्लेरेशन में एक ह्यूमन राइट्स की लिस्ट भी दी गई थी जिनको यूनिवर्सल स्टेटस मिला था थ्रू दिस डिक्लेरेशन। ये राइट्स हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट torture, right against slavery, all are born free and equal, no arbitrary arrest or detention or exile, और साथ में it also includes other economic, social and cultural rights like social security, health, etc. This declaration and these rights are although universally recognized human rights, but this declaration is not legally binding. जो भी इस declaration में mentioned है वो countries पर legally binding नहीं है। नाउ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बिल एक बहुत वास्ट लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की, और ये बिल बना है बाय कंबाइनिंग 3 ट्रीटीज़ और डिक्लेरेशंस। पहला है UDHR, दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और तीसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन तीनों को कंबाइन करके इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू UDHR एंड इनफैक्ट UDHR जब ड्राफ्ट हो रहा था, जब बन रहा था, तो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया था, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 3 लोगों ने, जो कि है हंसा मेहता, MR मसानी और लक्ष्मी मेनन। 2023 में UDHR के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, और इस ओकेजन पर ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसके 3 मेन फोकस एरियाज हैं, यूनिवर्सलिटी, प्रोग्रेस और एंगेजमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये UDHR की तरह एक ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है। ये अडॉप्ट करी गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन वियना इन 1993, और इस डिक्लेरेशन के बेसिस पर एस्टैब्लिश हुआ था ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि UN के अंडर एक एंटिटी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ UN पीस कीपिंग। 2023 में UN पीस कीपिंग को 75 ईयर्स हो गए।
क्योंकि जो फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे वो थे यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों 1948 में एस्टैब्लिश किए गए थे, 75 ईयर्स बिफोर 2023। सो पीस कीपिंग से रिलेटेड एक्शंस 1948 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन यूएन पीस कीपिंग एज एन एंटिटी फॉर्मली क्रिएट हुई थी 1992 में एज डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। 1992 से पहले तक जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते थे वो ऑपरेट होते थे थ्रू द यूएन ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स। यूएन पीस कीपिंग असिस्ट करती है इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एक अवार्ड है जिसका नाम है डैन हैमरस्कोल्ड मेडल, जो दिया गया था टू दोज यूएन पीस कीपर्स जिन्होंने 2022 में पीस कीपिंग मिशंस के दौरान अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी। एक बार इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लें टू द यूएन पीस कीपिंग। आई एम श्योर आपको पता होगा कि यूएन पीस कीपिंग में जो सोल्जर्स होते हैं वो यूएन के मेंबर कंट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इन सब मेंबर कंट्रीज़ में से इंडिया थर्ड बिगेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। इंडिया इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू ट्रस्ट फंड। ये ट्रस्ट फंड फोकस करता है ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़। ये फंड एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में। India is also the first country to deploy an all-women troop contingent in 2017. इंडिया की एक ऑप जिसका नाम है शक्ति देवी, उन्होंने उनकी सर्विस के लिए इन यूएन पीस कीपिंग इन अफगानिस्तान इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड मिला था। एज अ कॉप शी बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। Now coming to the next point, which is UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific, UNESCAP. UNESCAP established करी गई थी 1947 by Economic and Social Council, which is one of the principal organs of the UN. तब इसका नाम था UN Economic Commission for Asia and Far East, but in 1974 इसका नाम चेंज हुआ टू Economic and Social Commission. इसका हेडक्वार्टर्स बैंकॉक थाईलैंड में है, और ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस है यूएन की। सो यूएन हैज़ 5 रीजनल कमीशंस एंड 5 डिफरेंट रीजन्स जो प्राइमरीली इकोनॉमिक और सोशल डोमेन्स पर फोकस करते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। इनमें आते हैं पहला इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, दूसरा इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, और पांचवा इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। एस्कैप का फंक्शन है एशिया पैसिफिक रीजन में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना by generating action oriented knowledge which can be later used to design more effective program. Second, by providing technical assistance, and third, by providing capacity building services. एस्कैप के टोटल 53 मेंबर कंट्रीज हैं इन एशियन पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया। एस्कैप 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें आती हैं SDG प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट आई एम श्योर इज स्पेसिफिक टू एशियन पैसिफिक। सेकेंड इज एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, और सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग गैप इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिन रिपोर्ट्स में एशिया और पैसिफिक मैंशनड है उन रिपोर्ट्स के चांसेस हैं कि उनको पब्लिश एस्कैप ने ही किया हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये एंटिटी एस्टैब्लिश करी गई थी 1966। ये एंटिटी यूएन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हार्मोनाइज एंड टू यूनिफाई लॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको इन सिंक लाना एक दूसरे के, ताकि उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो। अब काम से तो ये लग रहा है कि ये एंटिटी WTO, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट है, क्योंकि WTO भी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर वर्क करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस एंटिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ WTO। WTO बेसिकली ट्रेड पॉलिसी के इश्यूज़ पर एट द लेवल ऑफ कंट्रीज़ काम करता है। जैसे कि US और इंडिया के बीच में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को लेकर कोई इशू होता है तो वो WTO रिजॉल्व करता है। लेकिन ये एंटिटी कंट्री टू कंट्री लेवल पर नहीं, बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर काम करती है। यानी कि दिस एंटिटी डील्स विद लॉज रिलेटेड टू प्राइवेट पार्टीज़। इस एंटिटी में टोटल 70 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये मेंबर कंट्रीज़ यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। जो मेंबर कंट्रीज़ इलेक्ट होते हैं वो 6 साल के लिए इस एंटिटी के मेंबर्स बनते हैं।
इंडिया एट प्रेजेंट इज़ अ मेंबर ऑफ दिस एंटिटी, और इंडिया ने रिसेंटली इस एंटिटी की साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड. ये एंटिटी यूएन की एक फाइनेंसिंग एजेंसी है जो कि फोकस करती है टू अरेंज फाइनेंसिंग फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है और ये एफिलिएटेड है टू द यूएनडीपी. और ये एंटिटी फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करती है? फ्रॉम वॉलंटरी फंड्स, यानी कि डोनेशंस के थ्रू. इस एंटिटी को क्रिएट किया गया था बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1966, और रिसेंटली इस एंटिटी ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है रिगार्डिंग एग्रीटेक इनोवेशंस इन इंडिया अलॉन्ग विद नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन. Now coming to the next topic, which is Global Crisis Response Group. This group was recently set up by UN Secretary General in 2022, और इसका एम है टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इशूज़. ऐसे इशूज़ जिनमें फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस तीनों इन्वॉल्व हैं और तीनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, बिकॉज देयर कुड बी मेनी डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स टू दीज कॉम्प्लेक्स इशूज़. इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है थ्रू अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, विच इज़ द गोल ऑफ दिस एंटिटी. ये एंटिटी को ओवरलुक करता है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जिसको बोलते हैं चैम्पियंस ग्रुप. इस चैम्पियंस ग्रुप में 6 कंट्रीज़ आते हैं: बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल और बारबाडोस. इंडिया ने रिसेंटली ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को ज्वाइन किया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन. ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में. पूरी दुनिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, दैट इज़ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, उसकी हाईएस्ट बॉडी है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन. इस बॉडी से ऊपर इस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है. ये बॉडी ओवरसी करती है यूएन स्टैटिस्टिकल डिवीजन का काम भी साथ में. और इसमें टोटल 24 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इलेक्ट होते हैं बाय द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इंडिया को रिसेंटली इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर कंट्री इन दिस कमीशन. जो कंट्रीज इलेक्ट होते हैं उनकी टर्म 4 साल की होती है. ऑल्सो दिस कमीशन ब्रिंग्स टुगेदर चीफ स्टैटिस्टिशियंस फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश करी थी इन 1964. इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है. इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 195 कंट्रीज़ एज मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करना ताकि वो ग्लोबल इकॉनमी या फिर ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें. और ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करती है इन देयर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. इस एंटिटी ये एंटिटी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जिसमें आती हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट. Now coming to the next topic which is Food and Agriculture Organization FAO. FAO UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1945. इसका हेडक्वार्टर्स रोम में है और इसके 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दीज 194 मेंबर कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है. इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल्स हैं: एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, एलिमिनेट पॉवर्टी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय FAO इंक्लूड फूड आउटलुक विच इज़ अ बाय-एनुअल रिपोर्ट, यानी कि 2 साल में एक बार पब्लिश होती है. और इस रिपोर्ट में जो बेसिक फूड स्टफ हैं, कैन बी सीरियल्स एक्सेट्रा, उनके प्रोडक्शन का, उनके ट्रेड का, उनके यूटिलाइजेशन का फोरकास्ट होता है. इस रिपोर्ट के अलावा दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, the state of food security and nutrition report, and also hunger map. Apart from this, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. इस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना. FAO अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्लोजली वर्क करती है विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट.
और जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी विच इज़ October 16, इस दिन को वर्ल्ड फूड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंडर 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी आफ्टर द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट विच वॉज साइंड इन 1962। इस ऑर्गेनाइजेशन में 49 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। Out of these 49, 42 members are coffee exporting countries and 7 are coffee importing countries. India is one of the coffee exporting members. जितनी भी कॉफ़ी पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रही है उसका 93% ये सब मेंबर कंट्रीज मिलकर बनाते हैं। दिस इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉफ़ी। इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स में आते हैं ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना और कॉफ़ी प्रोडक्शन की सस्टेनेबल एक्सपेंशन करना। रिसेंटली इंडिया ने 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी। ये कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एन एशियन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ होस्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ L69 ग्रुपिंग। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसका मेन एम है यूएनएससी के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स करवाना। इस ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया एंड पैसिफिक। इंडिया एक लीडिंग मेंबर कंट्री है इस ग्रुप का और इंडिया ने रिसेंटली L69 ग्रुप की मीटिंग भी होस्ट करी थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ G20। इंडिया पहली बार G20 समिट का प्रेसिडेंट बना इन 2023 और ये 2023 समिट होस्ट करी गई थी बाय इंडिया न्यू दिल्ली, जिसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं आपको पहले G20 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। इस ग्रुप को फॉर्म किया गया था इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और ये ग्रुप बनाया गया था एज अ फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स of the member countries so that they can come and they can discuss global economic and financial issues ताकि इन इश्यूज़ को इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर रिजॉल्व किया जा सके और एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जा सके। सो G20 का जो मेन एस्पेक्ट है जिस पे ये ग्रुप काम करता है दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़। सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं और भी एस्पेक्ट्स हैं बट इकोनॉमी इज़ द मेन थिंग विच G20 फोकसेस ऑन। G20 के मेंबर कंट्रीज़ में आते हैं इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अफ्रीकन यूनियन और ईयू। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20 ग्रुप। G20 का एक बार एक्सटेंट या इम्पैक्ट देखते हैं। G20 रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। G20 की वर्किंग एक बार समझते हैं। G20 हर साल कंडक्ट होती है और इसमें एक मेंबर कंट्री प्रेसिडेंट बनता है और ये प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एनुअली बिटवीन मेंबर्स। एक साल एक कंट्री को मिलेगी, दूसरे साल किसी और कंट्री को। ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये एक कंट्री जो एक कंट्री होल्ड करता है इसको सपोर्ट मिलता है एक अरेंजमेंट से, एक सेटअप से जिसको ट्रॉइका बोलते हैं। ट्रॉइका मीन्स 3। इस ट्रॉइका में 3 मेंबर कंट्रीज आते हैं, द करंट प्रेसिडेंट, द प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंट। यानी कि इंडिया में जो G20 हुई थी उसमें ट्रॉइका थे इंडिया जो कि था करंट प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया जो कि था प्रीवियस प्रेसिडेंट और ब्राज़ील जो कि होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट दैट इज़ इन 2024। जो 2024 में G20 होगी उसमें ट्रॉइका होंगे इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। G20 2 पैरेलल ट्रैक्स पर काम करता है। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर स्टाफ नहीं है। अगर G20 की ओवरऑल अचीवमेंट्स देखें तो इसमें आती हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008-2009 या फिर यूरोजोन क्राइसिस ऑफ 2010, इन दोनों क्राइसिस को एड्रेस करना, कोविड-19 को टैकल करने के लिए $10 ट्रिलियन का रेस्क्यू पैकेज देना, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड ट्रूस करवाना इन 2018 और टैक्स रिफॉर्म्स लाना टू बेनिफिट लो इनकम कंट्रीज़। जो G20 इंडिया ने होस्ट करी थी इसमें क्या क्या हुआ, इसमें टोटल 14 आउटकम्स हैं 14।
इसमें G20 न्यू दिल्ली लीडर्स जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई। अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इंक्लूड किया गया। एक MOU साइन किया गया टू एस्टैब्लिश इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ बायोफ्यूल्स। एक प्रपोजल दिया गया टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन जिसका फोकस होगा ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन फॉर ग्लोबल साउथ। एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबली एंड अनदर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स। एक कंसेंसस फॉर्म हुआ ऑन G20 फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर MSMEs। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया। और पहली बार कल्चर को एडवांस करने के लिए एक स्टैंड अलोन या फिर एक सेपरेट गोल बनाया गया इन G20 एंड दिस वाज डन अंडर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज काशी कल्चर पाथवे। एक G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वन फ्यूचर अलायंस और सोशल इम्पैक्ट फंड प्रपोज किया गया। और भी कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि ट्रैवल फॉर लाइफ और रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन भी लॉन्च किए गए। और कुछ थीमेटिक रोड मैप्स और प्रिंसिपल्स भी अडॉप्ट किए गए। आपको याद होगा कि G20 की मीटिंग्स सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अक्रॉस इंडिया कई सारी सिटीज़ में हुई थी। और इन मीटिंग्स में क्या क्या अडॉप्ट किया गया? जयपुर में जयपुर कॉल फॉर एक्शन, ये है फॉर एनहांसिंग MSMEs access to information with the goal to better integrate MSMEs with international trade। MSMEs को जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो सब अवेलेबल करवाना। चेन्नई क्योंकि कोस्ट पर है, ओशन के साइड में है, तो चेन्नई में चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया। गुजरात में काफ़ी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है तो गांधीनगर में गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ये दोनों अडॉप्ट किए गए और ये दोनों काम करेंगे इन असिस्टिंग G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव का एम है लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना। जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको हॉल्ट करना और जहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है उसको रिवर्स करना। इस इनिशिएटिव का टारगेट है टू रिड्यूस डिग्रेडेड लैंड बाय 50% बाय 2040। यानी कि अभी जितना लैंड डिग्रेडेशन है उसका आधा ही रह जाए बाय द एंड ऑफ 2040। और गोवा में आई एम श्योर यू नो गोवा इज़ नोन फॉर टूरिज़्म, सो गोवा में गोवा रोड मैप फॉर टूरिज़्म एज अ मीन्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अडॉप्ट किया गया। अब एक बार देखते हैं अफ्रीकन यूनियन को। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ आज मेंबर्स हैं। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2002 में और इसने रिप्लेस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को। और इसका हेडक्वार्टर्स है एडिस अबाबा में जो कि इथियोपिया की कैपिटल है। इस ग्रुप का मेन एम है अफ्रीका की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अफ्रीकन यूनियन सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है G20 की परमानेंट मेंबर बनने वाली आफ्टर द यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ने रिसेंटली नाइजर को एज अ मेंबर सस्पेंड किया है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप और इसका रीज़न है द मिलिट्री कू जो कि नाइजर में रिसेंटली हुआ था। ये तो है अफ्रीकन यूनियन। अब अफ्रीका में दो ट्रेड रिलेटेड ग्रुपिंग्स भी हैं। पहली है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। ये एक कस्टम यूनियन है ऑफ 5 सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ हैं बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। और जो दूसरी ट्रेड रिलेटेड ग्रुपिंग है ये है AFCFTA। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2018 में साइन किया गया था बिटवीन 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ and this free trade agreement has created the world's largest free trade area comprising of 55 African countries. इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार देखते हैं।
ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसका एग्रीमेंट G20 के दौरान साइन हुआ था बिटवीन इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईयू, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। ये कॉरिडोर इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर शुरू होगा मुंबई से, उसके बाद वहाँ से यूएई, फिर उधर से सऊदी अरेबिया, वहाँ से जॉर्डन, उसके बाद इसराइल एंड देन मेडिटेरेनियन सी से होकर ग्रीस तक जाएगा। इस कॉरिडोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्ट कॉरिडोर जो कि इंडिया और अरब गल्फ़ के बीच में है, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरब गल्फ़ और यूरोप के बीच में है। दिस कॉरिडोर कंसिस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स, रेल रोड्स एंड शिप रूट्स। ठीक है, इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया और यूरोप का ट्रेड इंक्रीज़ होगा बाय 40% इन फ्यूचर। और ये कॉरिडोर पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII का। अब PGII क्या है? ये एक इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज़ का जो कि 2021 में G7 की ग्लासगो समिट में अनाउंस किया गया था। PGII के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी बिटवीन रीजन्स एंड बिटवीन कंट्रीज़। PGII को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है उसका एक काउंटर पार्ट या काउंटर पार्ट नहीं, उसका एक काउंटर प्रोजेक्ट या फिर एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है। जैसे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला, वैसे ही G7 कंट्रीज ने PGII प्रपोज किया। PGII के अंडर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कनेक्टिविटी पर फोकस करेंगे। IMEC कॉरिडोर इज़ जस्ट वन ऑफ देम। अनदर प्रोजेक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ PGII इज़ ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर। एक बार ग्लोबल साउथ टर्म का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल साउथ टर्म रेफर करता है उन कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये सब कंट्रीज़ मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दीज कंट्रीज़ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लोबल साउथ। और ऐसे ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं और उनको कलेक्टिवली ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, लेकिन ये कंट्रीज़ ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट हैं बिकॉज दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो कंट्रीज़ का डिवीजन है इन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था इन ब्रांड रिपोर्ट ऑफ 1980। और इसलिए एक इमेजिनरी लाइन जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं ब्रांड लाइन। ठीक है, नाउ कमिंग टू ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये अलायंस 2023 की G20 समिट में लॉन्च हुआ था बाय इंडिया, बांग्लादेश, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सिंगापुर, UAE, मॉरिशस एंड इटली। इसका मेन एम है बायोफ्यूल्स की अडॉप्शन और एडवांसमेंट को प्रमोट करना थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन विद ओवरऑल एम टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये अलायंस बायोफ्यूल्स से रिलेटेड एक एक्सपोर्ट हब बनाएगा और एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज बनाएगा, और ये मिलकर कंट्रीज़ को असिस्ट करेंगे इन अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। इस अलायंस के थ्रू इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? एक तो ये इंडिया के बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेगा। इन इनिशिएटिव्स में आते हैं PM जीवन योजना, गोबर्धन स्कीम एक्सेट्रा। इसके थ्रू फार्मर इनकम भी बढ़ेगी, ऑयल डिपेंडेंसी भी कम होगी। इंडिया एट प्रेजेंट 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल डिमांड इम्पोर्ट करता है, और इंडिया अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स पूरे कर सकेगा जो कि है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025-26। इस इनिशिएटिव के मेंबर्स में आते हैं 6 G20 कंट्रीज़, इंडिया, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इटली और साउथ अफ्रीका। 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज़ जो कि G20 के मेंबर्स नहीं हैं लेकिन उन्हें इनवाइट किया गया था टू अटेंड द G20 समिट। इसमें आते हैं बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE और मॉरिशस। 8 नॉन G20 कंट्रीज़ जिसमें से 4 कंट्रीज़ का नाम याद रख लेना, आइसलैंड, फिनलैंड, श्रीलंका और सेशल्स। साथ में 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, WEF, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इनिशिएटिव रिलेटेड टू G20 है G20 एम्पावर। G20 एम्पावर एक अलायंस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसका एम है वुमेन को एम्पावर करना और वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करना इन प्राइवेट सेक्टर। अनदर इनिशिएटिव इज महाऋषि।
इसकी फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग G20 समिट ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानट। ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा रिसर्च और अवेयरनेस रिलेटेड टू एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इस इनिशिएटिव का सेक्रेटेरिएट होगा इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद। एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्थ रिलेटेड डिजिटल गुड्स और नॉलेज शेयर किए जाएंगे विद एन एम टू प्रमोट कैपेसिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। It will be a WHO managed network, and it will also support the implementation of global strategy on digital health, जो कि 2020 to 2025 है, जो कि WHO का एक इनिशिएटिव है। Then comes framework for health, social and economic vulnerabilities and risk from pandemics. This framework is prepared by WHO, World Bank, IMF, or European Investment Bank. And the aim of this framework is to better understand the vulnerabilities in health, social and economic domain caused by a pandemic and the risk associated with these vulnerabilities. इस फ्रेमवर्क के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स को मॉनिटर करके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरा है डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक डोमेन में पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट्स को एनालाइज किया जा सकता है और इसके थ्रू एक बेटर डिसीजन मेकिंग करी जा सकती है। अब देखते हैं व्हाट इज़ B20 या फिर बिजनेस 20। B20 G20 के अंडर ही आता है और ये एक G20 का डायलॉग फोरम है या फिर एक प्लेटफॉर्म है डिबेट का, जिसके थ्रू ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करी जा सकती है। इसमें पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा डिस्कस और डेलिब्रेट करते हैं ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस, स्पेशली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो G20 के एजेंडा और एरिया ऑफ फंक्शनिंग से रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। जो इंडिया में B20 हुई थी उसकी थीम थी रेज, मीनिंग रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। और B20 एज अ डायलॉग फोरम एस्टैब्लिश हुआ था इन 2010। सो दिस वॉज G20 फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग इन गुजरात। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डोमेन एनहांस होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे आसियान रीजन में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्रीज़ की, 7 देशों की, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1997 में थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये 7 मेंबर्स हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इनिशियली जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार जॉइंड इन लेट 1997 और नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया था इन 2004। बिम्स्टेक एक नॉर्मल ग्रुपिंग था टिल 2002। इन 2002 बिम्स्टेक अडॉप्टेड बिम्स्टेक चार्टर आफ्टर विच इट बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है और इसके एम्स देखें तो 3 डोमेन्स में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस और पीस एंड स्टेबिलिटी। बिम्स्टेक फोकस करता है 6 एरियाज़ पर, जो कि हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। ठीक है। और रिसेंटली फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी बिम्स्टेक की इन बैंकॉक। बिम्स्टेक के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? दीज आर वेरी सिमिलर टू पंचशील प्रिंसिपल्स जो इंडिया और चाइना के बीच में थे, और इनमें आते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल
एक बार बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज़ का जो कंबाइंड जीडीपी है दैट इज़ अराउंड $2.7 ट्रिलियन। बिम्स्टेक कंट्रीज़ की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो है अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 1/4 ऑफ द टोटल गुड्स विच आर ट्रेडेड इन द वर्ल्ड दे पास थ्रू द बिम्स्टेक रीजन। पहले बिम्स्टेक में 14 सेक्टर्स या फिर पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन थे, अब ये कम करके 7 सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन हो गए हैं। हर मेंबर कंट्री एक सेक्टर को लीड करेगा, सो 7 मेंबर्स विल लीड 7 सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन। इन सेक्टर्स में से इंडिया लीड करेगा सिक्योरिटी सेक्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आसियान। आसियान एस्टैब्लिश हुई थी 1967 में विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस ग्रुप में 10 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हुआ था इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज़ थे। ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में 5 और कंट्रीज़ ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और ब्रुनेई। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान फॉलो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फ्रेंडली कोऑपरेशन, और ये प्रिंसिपल्स आसियान के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बने हैं थ्रू ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, जो कि साइन करी गई थी बाय आसियान मेंबर्स इन 1976। सो आसियान के इन टोटल 10 मेंबर्स हैं, लेकिन ऐसे 10 और कंट्रीज़ हैं जो लेकिन ऐसे 10 और कंट्रीज़ और एक इंटरनेशनल ग्रुप ऐसा है जो आसियान का पार्ट नहीं है बट आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं। इनमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, यूके और ईयू। ये डायलॉग पार्टनर्स आसियान ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स में आते हैं ASEAN+3, जिसमें आसियान और साथ में चाइना, जापान और साउथ कोरिया है, ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग और एक्सपैंडेड आसियान मैरिटाइम फोरम। ASEAN+3 को छोड़कर बाकी सारे इन प्लेटफॉर्म्स में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। आसियान ग्रुप ने 2015 में आपस में बेटर कोऑपरेशन और एक बेटर यूनिफिकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका नाम है आसियान कम्युनिटी। इस आसियान कम्युनिटी में 3 मेजर पिलर्स हैं: आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी की तरह ही आसियान कम्युनिटी की तरह ही इस ग्रुप ने और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को, जैसे कि आसियान कनेक्टिविटी, आसियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क और आसियान इंटीग्रेशन एंड नारोइंग डेवलपमेंटल गैप। अब इंडिया और आसियान के रिलेशंस देखते हैं। इंडिया का ट्रेड विद आसियान इज़ अराउंड 11% ऑफ इंडियाज़ टोटल ट्रेड। इंडिया और आसियान के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इन 2009 जिसका नाम था आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। इंडिया और आसियान के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिनमें आते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि इन 3 कंट्रीज़ को बाय रोड कनेक्ट करेगा, और साथ ही कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इंडिया और आसियान के बीच बायलैटरल समिट्स भी होती हैं जिनका नाम है आसियान इंडिया समिट, जो कि रिसेंटली हुई थी इन जकार्ता। ये 20th इंडिया आसियान समिट थी और इस समिट में इंडिया ने 12 पॉइंट प्रपोज किए टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान कोऑपरेशन। इस प्रपोजल में इंक्लूडेड है एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को। साथ ही में इंडिया शेयर करेगा अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक विद आसियान पार्टनर्स, और साथ में प्रपोज हुआ आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, जिसके थ्रू एक बेटर कोऑपरेशन डेवलप होगा बिटवीन इंडिया एंड आसियान इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। Along with India ASEAN Summit, another summit took place in Jakarta, which is the 18th East Asia Summit. इन दोनों समिट्स को पीएम मोदी ने अटेंड किया था। ईस्ट एशिया समिट में आसियान के साथ 8 और कंट्रीज़ आते हैं। ये 8 कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक रीजन में ही लोकेटेड है। इनमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए। ईस्ट एशिया समिट सबसे पहले 2005 में हुई थी इन कुआलालंपुर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया, और इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ब्रिक्स।
ब्रिक्स ग्रुप रीजनल ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का। इसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन जब ये ग्रुप बना था तब इसका नाम था ब्रिक, क्योंकि इसमें उस टाइम सिर्फ 4 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स 2010 में ज्वाइन किया था और तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि G7 का पार्ट नहीं है। ये ग्रुपिंग्स प्रपोज करी गई थी इन 2001 बाय गोल्डमैन सैक्स। और ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी इन 2006। ब्रिक्स का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस नहीं है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की 15th समिट कंडक्ट हुई थी इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इन दिस समिट 5 और कंट्रीज़ जो ब्रिक्स के मेंबर्स बन गए, 5 और कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स के मेंबर्स बने हैं। ये 5 हैं इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान। सो अब टोटल 10 मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। इस जोहान्सबर्ग समिट में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी साइन हुई। ये डिक्लेरेशन हाईलाइट करती है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स व्यू पॉइंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। 5 नए मेंबर्स ऐड करने से पहले ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता था 24% ऑफ द ग्लोबल GDP, 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ब्रिक्स ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए जिनमें आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म जो एम करता है टूरिज्म का डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल लाइंस, ब्रिक्स R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वैक्सीन्स जिसका एम होगा टू मेक वैक्सीन्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीजेस, और कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट जिसका एम है ब्रिक्स के मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या पैसा प्रोवाइड करना अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े तो। एक बार न्यू डेवलपमेंट बैंक देख लेते हैं। NDB एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में और इसका एम था रिसोर्सेज मोबिलाइज करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये रिसोर्सेज दिए जाते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इमर्जिंग मार्केट्स, यानी कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ ब्रिक्स के मेंबर्स के लिए ही नहीं है बल्कि और कंट्रीज़ के लिए भी है। NDB के मेंबर्स में आते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स, बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट। साथ ही यूरुग्वे एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर है NDB का। आफ्टर डिपॉजिटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये भी ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा NDB का। NDB की फाइनेंशियल असिस्टेंस सबसे ज़्यादा चाइना को मिली है अब तक और चाइना के बाद इंडिया को। NDB का हेडक्वार्टर्स शंघाई में है और NDB एक रीजनल ऑफिस सेटअप करने वाला है इन जिफ्ट सिटी जो कि लोकेटेड है गुजरात में। नाउ देयर इज़ एन इनिशिएटिव कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स। ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है इंटरेक्शन बिटवीन ब्रिक्स मेंबर्स एंड सम सेलेक्टेड क्लोज कंट्रीज़। और ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बेलारूस, बुरुंडी, कजाकिस्तान और क्यूबा। इनमें से पहले 4 तो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ब्रिक्स में ऑफिशियल मेंबर्स बने हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर दीज 4 कंट्रीज वोंट बी अ पार्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बट विल बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स इटसेल्फ। और रिसेंटली ऑन द साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की मीटिंग भी कंडक्ट करी गई थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर SCO। SCO फॉर्म हुआ था इन 2001 ड्यूरिंग द शंघाई समिट और इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं रशिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सेंट्रल एशिया में इन टोटल 5 कंट्रीज़ हैं एंड एक्सेप्ट फॉर तुर्कमेनिस्तान बाकी चारों कंट्रीज़ SCO का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज 6 फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया और पाकिस्तान भी SCO के मेंबर्स हैं। इन दोनों कंट्रीज़ को 2017 में अस्ताना समिट के दौरान ऐड किया गया था इन SCO ग्रुप। And Iran is the most recent member of SCO. So total 9 members हैं SCO के, 6 founding members plus India plus Pakistan plus Iran. Apart from these 9 members, SCO के 3 observer countries हैं और 6 dialogue partners हैं। observer countries में आते हैं अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस, और dialogue partners में आते हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया और टर्की। SCO इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है और इसके मेजर गोल्स में आते हैं सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री कोऑपरेशन, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, इंटेलिजेंस शेयरिंग,
and cooperation in education, energy and transport. So primarily education SCO का जो फोकस है वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर ज़्यादा है, लेकिन बाकी और कंपोनेंट्स भी पर भी SCO काम करता है। SCO का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 बॉडीज़ आती हैं। पहली है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये बॉडी सारे मेजर डिसीजंस लेती है। इस बॉडी के नीचे आती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, और साथ में 2 और परमानेंट बॉडीज़ हैं। एक तो हो गया सेक्रेटेरिएट, जो कि बीजिंग में हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड है, और ये सेक्रेटेरिएट SCO का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और डेली जो इनकी फंक्शनिंग होती है वो हैंडल करता है। और दूसरी बॉडी है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS, जो कि लोकेटेड है ताशकंद में। RATS का काम है SCO मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन डेवलप करना टू टैकल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। SCO की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, रशियन और चाइनीज़, और SCO को ऑब्जर्वर बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है इन UN जनरल असेंबली। रिसेंटली हेल्ड हुई थी SCO की 23rd समिट। ये समिट वर्चुअली कंडक्ट हुई थी, नॉट इन पर्सन। हर SCO समिट का एक चेयरमैन होता है, और इस समिट को चेयर किया था इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये चेयरमैनशिप इंडिया को SCO की 2022 की समिट में मिली थी, जो कि हुई थी समरकंद में। एंड आफ्टर इंडिया SCO की प्रेसिडेंसी मिलेगी कजाकिस्तान को। इस 23rd समिट जिसको इंडिया ने प्रेसाइड किया था, इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। इसमें SECURE सिक्योर इज़ एन एक्रोनिम जो PM मोदी ने प्रपोज किया था, और इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस समिट में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुई, जिसमें मेंशन है गोल्स ऑफ काउंटरिंग टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एक्सेट्रा। इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान 5 नए पिलर्स एस्टैब्लिश किए हैं कोऑपरेशन के बिटवीन SCO कंट्रीज़। इनमें आते हैं स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। और इसी 23rd समिट में ईरान हैज़ बीन एडेड एज द न्यूएस्ट मेंबर। एंड लास्टली काशी और वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ एशियन डेवलपमेंटल बैंक। ADB एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में एज रीजनल डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस में है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिनमें से 49 आर फ्रॉम एशियन पैसिफिक, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ADB। जो बेसिक फंक्शंस हैं ADB के वो है कंट्रीज़ को लोन्स और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इन लोन्स के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, कंट्रीज़ को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और कंट्रीज़ और मेजर स्टेक होल्डर्स के बीच पॉलिसी डायलॉग प्रमोट करना, एंड ऑल दीज 4 गोल्स विद द एंड गोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ADB के स्ट्रक्चर में उसके मेंबर कंट्रीज़ के पास ADB की शेयर होल्डिंग्स होती है, जिसमें से हाईएस्ट शेयर होल्डिंग्स USA और जापान के पास में है, विच इज़ 15.6%। चाइना के पास 6.4% है, और इंडिया के पास है 6.3%। 2022 में ADB ने कमिट किया था $52.6 बिलियन इन इंडियन पब्लिक सेक्टर एज लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और $8 बिलियन इन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया एज इन्वेस्टमेंट। इंडिया के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें ADB की इन्वॉल्वमेंट है, उनमें आते हैं विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम और चेन्नई मेट्रो रेल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी। ये ADB का प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस डिज़ाइन करता है ऑन अ कंट्री लेवल टू प्रमोट डेवलपमेंट। ये कंट्री लेवल पर जैसे कि इंडिया के लिए एक कंट्री लेवल पार्टनरशिप होगी, जिसमें ADB कई सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेगा। ऐसे ही पाकिस्तान के लिए एक अलग कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ये कंट्री लेवल पार्टनरशिप पार्ट है ADB की स्ट्रैटेजी 2030 का,
इस स्ट्रैटेजी 2030 के अंडर एडीबी एम करेगा टू अचीव अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशियन पैसिफिक. So achieving a developed and prosperous Asia and Pacific is the goal of ADB. ये जो 2030 स्ट्रैटेजी है इसमें टोटल 7 प्रायोरिटी एरियाज हैं. ये हैं पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेजिलियंस, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मोर लिवेबल सिटीज़, रूरल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन. एक बात आपको याद रखनी है कि एडीबी का मेन फोकस एशिया और पैसिफिक रीजन्स में डेवलपमेंट करना है और बाकी रीजन्स में एडीबी वर्क नहीं करता. अच्छा, जो कंट्री लेवल पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है इसमें जो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होंगे उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवाइड होंगे बिटवीन एडीबी एंड द कंट्री इन द रेशो ऑफ 70:30. एक बार इंडिया से रिलेटेड एडीबी की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी देखते हैं. सो रिसेंटली ही एडीबी ने इंडिया के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी लॉन्च करी. ये कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है फॉर 2023 to 2027 और इसके फोकस एरियाज में आते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस, बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक. कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एडीबी पब्लिश करता है. इनमें आती हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, Asian Economic Integration Report, Key Indicators for Asia and Pacific, Asia and Global Transition to Net Zero. इन चारों रिपोर्ट्स में एशिया वर्ड मेंशन्ड है. सो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि जो रिपोर्ट एडीबी रिलीज़ करता है उनमें एशिया वर्ड का यूज़ होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विच इज़ IPEF. ये IPEF लॉन्च किया गया था USA और कुछ और कंट्रीज़ ने 2022 में इन टोक्यो. IPEF का मेन पर्पस है बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एंड क्लोजर पार्टनरशिप बिटवीन कंट्रीज़ ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स. IPEF में टोटल 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड हैं. ये कंट्रीज़ हैं USA, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिजी और ब्रुनेई. याद रखना कि IPEF US लेड इनिशिएटिव है और इसमें US और US के इंडो पैसिफिक फ्रेंड्स इंक्लूडेड हैं. सो चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें. IPEF में टोटल 4 पिलर्स हैं: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकॉनमी और फेयर इकॉनमी. अगर कोई कंट्री IPEF को ज्वाइन करता है तो ये कंपलसरी नहीं होगा कि उसको चारों पिलर्स में वर्क करना है, चारों पिलर्स में इन्वॉल्व होना है. एक कंट्री इन चारों पिलर्स में से अपने सेलेक्ट किए हुए पिलर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है. जैसे कि इंडिया ने IPEF में सेकंड और फोर्थ पिलर जो कि है सप्लाई चेन और फेयर इकॉनमी को ज्वाइन किया है और पिलर 1 में जो कि है ट्रेड उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस लिया है. IPEF अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के थ्रू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के गोल की तरफ एक रोल प्ले करता है. अब IPEF डिफरेंट कैसे है बाकी ट्रेड एग्रीमेंट से, जैसे कि RCEP से. बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स में टैरिफ्स या मार्केट एक्सेस पर नेगोशिएशंस होती हैं और ये ट्राई किया जाता है कि टैरिफ्स को लोअर डाउन किया जा सके ताकि ट्रेड प्रमोशन हो सके. ऐसी टैरिफ या फिर मार्केट एक्सेस की नेगोशिएशंस IPEF में नहीं होंगी. और तो और IPEF किसी भी एक पिलर में जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट IPEF के किसी भी एक पिलर में जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट होगा बाकी के 3 पिलर से. यानी कि चारों पिलर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे. IPEF मेनली एम करेगा मेंबर कंट्रीज़ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को अलाइन करने का, उनको सिमिलर बनाने का. जैसे कि जापान की जो सप्लाई चेन से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं और इंडिया की जो सप्लाई चेन से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उनको सिमिलर बनाने का, ताकि इंटर कंट्री जो बिज़नेस करना होगा वो थोड़ा इजी हो सके. इस तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में कोहेरेंस लाके ट्रेड और ओवरऑल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा IPEF. एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीज़ के बीच टैरिफ्स कम किए जाते हैं टू प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इंडिया ने G20 के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी प्रमोट किया था अमंग IPEF ग्रुप. और रिसेंटली 3rd IPEF मिनिस्टेरियल मीटिंग टुक प्लेस इन सैन फ्रांसिस्को.
सो ये पूरा कंटेंट इस वीडियो में मैंने कवर किया है। बाकी कंटेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो कि आपको कल या परसों मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।